नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। इससे पूर्व वाले वीडियो में हमने एमिनो समूह की अभिक्रियाएं पढ़ी थी। आज हम कार्बोक्सिलिक समूह की अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। कार्बोक्सिलिक समूह जो अमीनो एसिड्स में प्रेजेंट होता है उसकी अभिक्रियाएं सामान्य कार्बोक्सिलिक के तो समान होती ही हैं, जिसमें मुख्य रूप से हम NaOH की रिएक्शन देखते हैं, जिसके साथ जो COH समूह है वो CONa में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसका यदि फर्दर हाइड्रोलिसिस वगैरह किया जाता है तो पुनः हमें जो है उसके सॉल्ट प्राप्त होते हैं, और फिर सिल्वर ऑक्साइड के साथ यदि क्रिया की जाती है तो हमें इथाइल एमिनो एसीटेट प्राप्त होते हैं। इसी क्रम में आपने अन्य अभिक्रियाएं भी पढ़ी थी, जिसमें कि एसिड हैलाइड के साथ में रिएक्शन होने पर एमिनो एसिटाइल क्लोराइड प्राप्त होता है। डीकार्बोक्सिलेशन होने पर जो COH समूह है वो निकल जाता है और RCH2NH2 प्राप्त होता है, मतलब कि एल्काइल अमीन प्राप्त होते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन के साथ जो COH समूह है एक कार्बन एटम उसमें कम हो जाता है, तो एक तरह से इसमें डिग्रेडेशन हो जाता है और एमिनो एसिड से प्राइमरी अमीन्स प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट जो हम कर रहे थे वो है रिडक्शन। अमीनो एसिड का होने पर अल्कोहल्स प्राप्त होते हैं, एमिनो अल्कोहल प्राप्त होते हैं। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि जो अपचयन की क्रिया है वो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ में संपन्न होती है और एमिनो अल्कोहल का निर्माण होता है। तो ये तो हुई COH समूह की अभिक्रियाएं। इसी क्रम में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसका उपयोग एमिनो एसिड के एस्टिमेशन में किया जाता है, वो है सोरेनसन फार्मूला टाइट्रेशन मेथड। ये क्या है? सोरेनसन फार्मूला टाइट्रेशन मेथड के अंदर हम अम्ल का क्षार के द्वारा एस्टिमेशन करते हैं, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि अमीनो अम्ल को सबसे पहले प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि अमीनो अम्ल और जो COH समूह चूँकि एक ही अणु में उपस्थित होते हैं, अमीनो ग्रुप और COH समूह यदि एक ही ग्रुप में एक ही अणु में उपस्थित होते हैं तो उस कारण से उनमें इंटरनल सॉल्ट का निर्माण हो जाता है, जिसे कि ज्विटर आयन भी कहते हैं। और ये ज्विटर आयन बनने के कारण फिर हम उसका इस विधि के द्वारा एस्टिमेशन नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले एमिनो अम्ल को रक्षित किया जाता है कार्बोक्सिल समूह के अनुमापन क्रिया करने के लिए। जो रक्षण की अभिक्रिया है वो जब इसका रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड से कराई जाती है तो एमिथाइलिन ग्लाइसिन प्राप्त होता है। यदि एक अणु फॉर्मल्डिहाइड से अभिक्रिया होती है, यदि दो अणु फॉर्मल्डिहाइड से अभिक्रिया होती है तो डाइमिथाइल ग्लाइसिन प्राप्त होता है, जिससे कि जो N के साथ में जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाते हैं। इसे कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप। इसके पश्चात जो COH समूह का अंकन या अनुमापन किया जाता है बेस के द्वारा, और इस विधि के द्वारा अमीनो एसिड का जो है मात्रात्मक आकलन किया जा सकता है। ये मेथड कहलाता है सोरेनसन फार्मूला टाइट्रेशन मेथड। इसका नाम से भी कई बार आपसे शॉर्ट नोट पूछे जा सकते हैं, या ये क्यों काम में आता है इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद में है डेकिन वेस्ट रिएक्शन, जिसमें कि एमिनो एसिड की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से होती है पिरिडीन की उपस्थिति में। तो जो दोनों जो NH2 के साथ जो हाइड्रोजन है और जो एसिड ग्रुप का हाइड्रोजन है, बोथ आर रिप्लेस्ड बाय द एसिटाइल ग्रुप। तो यहाँ हमारे पास में NHCOCH3 बन जाता है, और जो COH समूह है उससे COCH3 बन जाता है, जिसे कि हम कहते हैं अल्फा एसिटामिडो कीटोन हमें प्राप्त होता है।
तो ये अभिक्रियाएं हो गई COH समूह की, जिसमें कि रिप्लेसमेंट हो रहा है। नेक्स्ट जो अभिक्रियाएं हैं जिसमें कि दोनों ही समूह की संयुक्त अभिक्रिया होती है, अर्थात यदि हम ऊष्मा का प्रभाव देखें तो आपको पता चलेगा कि जो कार्बोक्सिलिक समूह हैं और जो एमिनो समूह हैं, इनकी जो उपस्थिति अल्फ़ा पर है या बीटा पर है या गामा पर है, उस पर उनके उत्पाद निर्भर करेगा, और यही विधि है जिसके द्वारा इनकी पहचान भी की जा सकती है। तो सबसे पहला मेथड है जिसमें कि अल्फ़ा एमिनो एसिड को गर्म किया जाता है और उसके दो अणु आपस में जुड़ जाते हैं और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है वो बाहर निकलता है। 2,5-डाइकीटोपाइपराज़ीन का निर्माण होता है। तो इसमें दो अणु काम में आ रहे हैं अल्फ़ा एमिनो एसिड के कंडेंसेशन में, और उससे वाटर निकल रहा है। दूसरा है, यदि एमिनो एसिड बीटा है, मतलब कि बीटा पोजीशन पर यदि NH2 ग्रुप्स उपस्थित है COH के, तो हीट करने के ऊपर अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड प्राप्त होगा, जैसा कि आप दिख रहे हैं RCH डबल बॉन्ड CH COH मैंने लिखा है। तीसरा, यदि गामा या डेल्टा एमिनो एसिड है, एक दूसरे से COH समूह और NH2 समूह दूर स्थित हैं, तो ऐसी स्थिति में हीट करने पर गामा ब्यूटायरोलैक्टम प्राप्त होते हैं, यदि हमने गामा एमिनो ब्यूटायरिक एसिड लिया है। तो इसमें भी वाटर ही निकलेगा और एक ही मॉलिक्यूल के अंदर से NH2 और जो है COH समूह का OH और NH2 का H जो है वो वाटर का निर्माण करता है और निकलता है और लैक्टम प्राप्त होता है। तो ये अभिक्रिया हो गई जिसमें कि एमिनो समूह और COOH समूह दोनों ही जो है भाग ले रहे हैं और अलग अलग उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। जिस प्रकार के एमिनो एसिड को हीट किया जाएगा उसी प्रकार के उत्पाद का निर्माण होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो एमिनो अम्ल या एमिनो एसिड की बात करते हैं, और ज़्विट्टरआइन इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जो एमिनो एसिड है जब उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी जाती हैं तो यह देखा गया कि इसमें अमीनो समूह और जो COH समूह, यद्यपि दोनों समूह उपस्थित हैं परंतु दोनों ही स्वतंत्र नहीं हैं, मुक्त नहीं हैं। कारण इसी कारण से क्योंकि उसमें NH3+ और CO- का निर्माण हो जाता है, डायपोलर मॉलिक्यूल बन जाते हैं, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका हाई होता है, ये डबली चार्ज होता है। तो इस प्रकार से इसका कारण है इनर सॉल्ट का बनना, जिसे कि हम ज़्विट्टरआइन भी कहते हैं। तो जैसा कि मैंने इस स्लाइड में लिखा है कि ज़्विट्टरआइन क्या है, इसका सूत्र क्या होता है N+H3CHrCOH, मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड से हाइड्रोजन अमोनिया के साथ में जुड़ जाता है और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस तरह से डायपोलर आयन का निर्माण होता है, जिसे कि एम्फोलाइट भी कहते हैं या ज़्विट्टरआइन भी कहते हैं। और इसके द्वारा जो एमिनो एसिड की बहुत सारी प्रॉपर्टी जिसे कि एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा था, उन्हें भी एक्सप्लेन किया जा सकता था, क्योंकि ये देखा गया कि जो एलिफेटिक अमीन हो चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, दोनों का ही गलनांक या क्वथनांक जो होता है वो कम होता है। इसी परंतु जो एमिनो एसिड हैं उनका गलनांक का मान अपेक्षाकृत बहुत अधिक होता है, क्रिस्टली ठोस के रूप में होती हैं और उच्च ताप होने पर वो विघटित हो जाते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट डिफरेंस था। इसी तरह से जो एमिनो एसिड्स के विलयन होते हैं, इनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान बहुत उच्च होता है, जबकि यदि स्वतंत्र होते तो इसका मान उच्च नहीं होता। इसके अलावा जो स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज़ थी,
कि जिस पर स्पेक्ट्रा पाया जाना चाहिए था, यदि वो NH2 मुक्त अवस्था में होता और COH मुक्त अवस्था में होता तो वो भी इसमें अनुपस्थित था। तो इस तरह से जो ध्यान था कि ये एमिनो अम्ल जल में भी विलय हैं और कार्बनिक विलायकों में अविलय हैं। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ जो मुक्त एमिनो अम्ल और COH समूह की होनी चाहिए थी, जब उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो उसका अध्ययन करने पर बाद में ये देखा गया कि ये वास्तव में मुक्त अवस्था में अमीनो अम्ल में नहीं रहते हैं, वो एक ज्विटर आयन के रूप में रहते हैं और उसके द्वारा इन सब प्रॉपर्टीज़ को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जैसा मैंने इसमें दिखाया है कि उसका जो एसिड बिहेवियर होता है उसमें जो है आपका NHCH2CO- और H3O+ के साथ में साम्य अवस्था में रहता है। इसी प्रकार से यदि क्षार के समान व्यवहार है तो ये NH2- CH2COH और OH के साथ में साम्य अवस्था में रहेगा। NH3+ CH2COH + OH- के साथ में साम्य अवस्था में रहेगा। तो इस प्रकार से एक तरह की इनमें प्रतिद्वंद्वता हो जाती है कि दोनों ही समूह के मध्य प्रोटॉन देने की प्रतिद्वंद्वता रहती है। COH समूह का प्रोटॉन निष्कासन करेगा न कि NH3+ का। तो ये देखा गया है कि जो एमिनो अम्ल है यदि माध्यम अलग अलग रखा जाए तो उसमें इनका व्यवहार अलग अलग पता चलता है। तो जैसे यदि माध्यम अम्लीय है तो उस स्थिति में हमारे जो H आयन है वो NH3+ से निकलकर COH के साथ में अटैच हो जाएगा, और यदि बेसिक मीडियम है तो जो अमीनो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करेगा और OH- के साथ में वीक बेस का निर्माण होगा, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। तो ये हुआ ज्विटर आयन के बारे में हमारा डिस्कशन कि इसके द्वारा जो है इस स्ट्रक्चर के द्वारा हम बहुत सारी चीज़ों को स्पष्ट कर सकते हैं कि एमिनो एसिड का बिहेवियर ऐसा क्यों होता है। इसके अतिरिक्त जो है यदि देखा जाए तो एमिनो अम्ल में तीनों संरचनाएं ही एक दूसरे के साथ में साम्य अवस्था में रहती हैं। तो ये हुआ हमारा ज्विटर आयन के बारे में डिस्कशन। नेक्स्ट स्लाइड में हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, जिसे कि समविभव बिंदु कहते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।